हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर एहसानी। प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के 40 क्वेश्चंस 40 मिनट में करने की कोशिश हम लोग करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी अच्छे बच्चे हैं, और बाकी अच्छे बच्चों को हमारा सेशन शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ज्ञान कि अमीर मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, और नए अमीरों के घर भूल के भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। तो इस ज्ञान के साथ होगा आज के सेशन का आगाज। आप सभी बच्चे जो हमारे साथ मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश होगी कि अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि 40 में से आपके कितने मार्क्स आए, और अपने बैच का नाम भी ज़रूर बताइएगा। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन का प्रैक्टिस सेशन। शुरू हो रहा है सवालों का सिलसिला। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विच वन इज एनाबॉलिक प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन उपचय प्रक्रिया है? कौन उपचय प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन के पहले हम जाएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में। हमने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचय या उपापचय क्रिया। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है, उसके शरीर में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको एक साथ हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के थे। कौन कौन? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना, उपचय क्रियाएं। और दूसरा क्या था? केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म या केटाबॉलिक प्रोसेस, अपचय क्रियाएं। तो उपापचय क्रियाएं वो थी कौन सी? कोई भी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे थे उसको बोल रहे थे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का था, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म, है ना, उपचय और अपचय। एनाबॉलिक प्रोसेस वो था जिसमें कुछ बनता था, बनता था, जिसमें कुछ बनता है। और केटाबॉलिक प्रोसेस वो था जिसमें कुछ टूटता है, जिसमें कुछ टूटता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसमें ग्लूकोज बन रहा है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिज्म है। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटकर एनर्जी देता है, तो रेस्पिरेशन केटाबॉलिक या केटाबॉलिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे अब आ जाओ कि कौन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है? एनाबॉलिक बनने वाला, जिसमें कुछ बनता हो, उसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो उत्तर हमारा हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन हमारा कैसा हो गया? केटाबॉलिक प्रोसेस, अपचय क्रिया हो गया। इसमें ग्लूकोज टूटकर एनर्जी दे रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि केटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा होता है? वह प्रोसेस जिसमें कुछ बनता है उसको एनाबॉलिक, उपचय क्रियाएं, जिसमें कुछ टूटता है केटाबॉलिक, अपचय क्रियाएं। तो उत्तर हमारा हो गया क्या? बता दो। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू। गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान किसके थ्रू होता है? अब यहां पर एनिमल्स की बात नहीं चल रही है। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो आप जानते हैं कि एनिमल्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? एल्वियोलाई के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कुपिकाओं के थ्रू होता है। हमारे लंग्स में कुपिकाएं होती हैं, एल्वियोलाई होती हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में जाता है और बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर आता है। लेकिन प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो आपने पढ़ा है कि अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट की पत्तियों पर छोटे छोटे
पोर्स होते हैं और इन छोटे छोटे पोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, लेंटिस स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा यानी रंध्र। और तना पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पौधों के तना पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स, वातरंध्र। पौधों में जो गैसों का विनिमय है, गैसों का आदान प्रदान है, जो गैसियस एक्सचेंज है, इन्हीं स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू होता है। तो यहां पे ऑप्शन है स्टोमेटा, लेंटिसल्स, बोथ। सो राइट आंसर शुड बी बोथ। अब इस क्वेश्चन को कितने बच्चे उत्साहित होकर पहला ही ऑप्शन देखेंगे स्टोमेटा, अच्छा स्टोमेटा लगा दिया, देखा ही नहीं कि लेंटिसल्स भी था और बोथ भी था ऑप्शन में। ठीक है, बोथ भी था ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? ग्लाइकोलिसिस क्या है, देखो ये जो आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है। किसमें? पायरुविक एसिड में और पायरुवेट में टूट जाता है ना। तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में या पायरुवेट में टूट जाना, पायरुवेट में टूट जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। लिसिस मतलब टूटना, ग्लूकोज का टूटना। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है होती है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है ना, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है, देखो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एटम है, ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्यों? पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, चलिए तो उत्तर हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है ना। रेस्पिरेशन में 2 चीजें होती हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्लोरोप्लास्ट में, गोल्गी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले ग्लूकोज आपका किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरुविक अम्ल है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। कहां चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या रिलीज करता है? CO2, वाटर और एनर्जी। तो सबसे पहले ग्लूकोज किसमें टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। और ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या होगा? CO2, वाटर और एनर्जी में जाकर टूट जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। तो उत्तर क्या हो गया? क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, लेकिन क्रेब्स साइकिल आपका कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलो लंग की कवरिंग को क्या कहते हैं? ये हमने देखा था कि ये मान लिया कि हमारा फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है। फेफड़ों के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जो फेफड़ों की रक्षा करती है बाहरी आघातों से। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द लंग फ्रॉम मैकेनिकल शॉक और यू कैन से इंजुरी, है ना। तो फेफड़ों के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जो फेफड़ों की रक्षा करती है बाहरी आघातों से, और इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्ल्यूरा। प्ल्यूरा क्या होती है? फेफड़ों के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसे हम प्ल्यूरा कहते हैं। उसके बाद हृदय के चारों तरफ, ये आपका हृदय है ना, हृदय के चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है जो हृदय की सुरक्षा करती है बाहरी आघातों से। तो हृदय के चारों ओर जो झिल्ली है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, और एपिग्लॉटिस तो यहां पे होता है। ठीक है, और कैप्सूल तो अलग चीज है। तो सही उत्तर हो गया यहां पर हमारा प्ल्यूरा। तो फेफड़ों के आवरण को, फेफड़े जिस झिल्ली से घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो गया हमारा प्ल्यूरा। नाउ गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स इन द रीजन ऑफ, जब हम सांस लेते हैं
जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती है? आपके फेफड़ों में जाती है। नाक, नासागुहा, ट्रैकिया होता हुआ फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों में जाने पे क्या होगा, ये देखिए, ये आपका जो ट्रैकिया था, श्वास नली था, ये विभाजित होकर ब्रोंकाई बना लिया था, और ब्रोंकाई भी फेफड़ों के अंदर जाकर बहुत सारे विभाजन के बाद अंत में बलून जैसी संरचनाओं में इनका अंत हो गया था। तो ये आपकी श्वास नली है, ये श्वसनी है, और श्वसनी कई विभाजन के बाद अंत में बलून जैसी संरचनाओं में खुलती है, और इन बलून जैसी संरचनाओं को हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। इस एल्वियोलाई से यानी कुपिकाओं से ढेर सारी नसें जुड़ी होती हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में चला गया और CO2 बॉडी से बाहर ऐसे निकल जाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू क्या? एल्वियोलाई। ब्रोंकाई क्या है? ये ट्यूब ब्रोंकाई कहलाती है। ये ट्यूब आपका श्वास नली कहलाती है। तो श्वास नली विभाजित हो गई तो क्या कहलाई? ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई बहुत सारे विभाजन के बाद अंत में बलून जैसी संरचनाओं में आकर खत्म हो गया, उसको कुपिकाएं कहेंगे, है ना। अब ये देखिए, ये हो गया आपका ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गया। ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे टर्म्स हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आ जाएं रेस्पिरेटरी कोशेंट, RQ किसे कहते हैं? रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ का मतलब क्या होता है? श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? तो RQ क्या होता है याद कर लीजिएगा कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन और छोड़े गए CO2, है ना। तो श्वसन के दौरान छोड़ी गई ऑक्सीजन और छोड़ी गए कार्बन डाइऑक्साइड और ली गई ऑक्सीजन के आयतनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? RQ कहते हैं। कि आपने श्वसन में कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिया और कितना CO2 बाहर निकला, है ना। तो CO2 बटा O2 याद रख लेना है, सिंपल सा, RQ कहलाता है। तो श्वसन के दौरान छोड़ी गई CO2 का आयतन बटा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को हम क्या कह रहे हैं? RQ कह रहे हैं। तो RQ क्या होगा? CO2 अपॉन O2। पहला ही ऑप्शन आपका सही मिल गया है यहां पर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग फटाफट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा किसमें एक सहायक श्वसन अंग है? स्किन इज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? तो किसमें श्वसन जो है वो त्वचा के द्वारा भी होता है? आदमी में, फ्रॉग में, रैबिट में, लेजर्ड में। तो हमने कहा था कि फ्रॉग में जो ब्रीदिंग है वो 3 तरीके से होता है। फ्रॉग में गैसियस एक्सचेंज एक तो गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ा के द्वारा होता है। कब? जब फ्रॉग लार्वा की अवस्था में रहता है, और फ्रॉग के लार्वा को हम क्या कहते हैं? टैडपॉल कहते हैं। फ्रॉग के लार्वा को हम क्या कहते हैं? टैडपॉल कहते हैं। तो फ्रॉग बचपन में सांस लेता है गलफड़ा से, लेकिन जब जवान हो जाता है तो ये लंग्स से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है, और त्वचा से भी सांस ले सकता है, त्वचा से भी सांस ले सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रॉग में जो ब्रीदिंग है वो होता है गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा, त्वचा के द्वारा, उपर्युक्त सभी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे जवाब हमारा क्या हो गया? फ्रॉग। फ्रॉग। अगले सवाल का रुख करते हैं। स्किन इज एन आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग बिकॉज। फ्रॉग में स्किन जो है एक आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक आदर्श श्वसन अंग है। क्यों? स्किन में, फ्रॉग के स्किन में ऐसा क्या है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा है? तो देखो, किसी भी ऑर्गन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? वो क्या होना चाहिए? वो ऑर्गन थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके। दूसरा, हाईली वस्कुलर, उससे ढेर सारे ब्लड वेसल्स अटैच होने चाहिए, है ना, रुधिर वाहिकाएं, नसें जुड़ी होनी चाहिए। वो मॉइस्ट होनी चाहिए, है ना, नम होनी चाहिए, तभी ऑक्सीजन और CO2 का
मतलब आदान प्रदान आसानी से होगा। तो हाईली वस्कुलर होना चाहिए, अत्यधिक संवहनी होना चाहिए, ढेर सारे ब्लड वेसल जुड़े होने चाहिए। दूसरा, नम होना चाहिए, और त्वचा पर क्या, बाल और शल्क नहीं होने चाहिए, स्केल्स नहीं होने चाहिए। जैसे मछलियों की त्वचा पर क्या होते हैं, शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं, तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या हो जाना होना है, ऑल ऑफ द अबव। कि जो त्वचा है वो फ्रॉग का एक आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि वो हाईली वस्कुलर है, क्योंकि वो नम है, उस पर बाल या शल्क नहीं पाए जाते। इन सभी वजहों से क्या है कि त्वचा में क्या हो जा रहा है, त्वचा से रेस्पिरेशन हो जा रहा है, ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज हो जा रही है। बात आ रही है समझ में? चलो आगे चलते हैं। विच वन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है, मतलब ग्लाइकोलिसिस होता है तो क्या बनता है? ऑप्शंस हैं ऑक्जेलोएसीटेट, पायरुवेट, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। अब आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनेगा। ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाना, यही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो उत्तर यहां पे हो गया पायरुवेट, यहां पे पायरुविक एसिड भी रह सकता था। ठीक है, चलो। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट? हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा सही है? देखो, हीमोग्लोबिन बोलता है जो आरबीसी में पाया जाता है वो केवल ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं कर सकता। बी, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन जो है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकता है। डी, हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है, इसका गैसों के आदान प्रदान से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, लोग ऐसा समझते हैं कि हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। हीमोग्लोबिन मेनली ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में CO2 का भी परिवहन करते हैं। तो यहां पर कैन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन कर सकते हैं। मेनली किसका परिवहन करते हैं? मेनली किसका करते हैं? ऑक्सीजन का। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये CO2 का परिवहन नहीं कर सकते। तो ये अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। अब आप जानते हैं कि राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल और एटम बॉम्ब ऑफ द सेल और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, है ना। ये क्या करता है कि डेड सेल्स को आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो रेस्पिरेशन की क्रिया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल, है ना। तो प्रकाश श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो किस रूप में स्टोर होती है? तो हमने कहा था कि ये हमारा रेस्पिरेशन है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज जलता है, और ग्लूकोज के जलने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। अब ये ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या देता है? CO2 देता है। और ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या देता है? पानी, और निकलती है काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा। श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो डायरेक्ट यूज नहीं होती बॉडी में, वो पहले ATP के फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती रहती है। और जब कभी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ये ATP टूटेगा और क्या देगा? एनर्जी देगा, और ये एनर्जी जो है आपकी बॉडी में यूज होती है। तो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, कौन देगा? ATP देगा। इसलिए ATP को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा, क्योंकि जब भी एनर्जी चाहिए कौन देगा? एटीपी देगा। और एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको पता था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। ऑक्सीजन जो ब्लड के द्वारा जा रहा है वो किस रूप में जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, लेग हेमोग्लोबिन के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसका उत्तर नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को द साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। बाइकार्बोनेट के रूप में किसका परिवहन होता है? CO2 का। तो रक्त में CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के तौर पे होता है। लेग हेमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है आपका लेग हेमोग्लोबिन, जो राइजोबियम बैक्टीरिया के नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे बात करेंगे। तो बच गया आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही आपका ऑक्सीजन फेफड़े के एल्वियोलाई से ब्लड में पहुंचेगा, यह ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह अपना टहलता रहेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन एम्फीसीमा? एम्फीसीमा जिसको वात स्फीति या एम्फीसीमा भी लिख सकता है ऐसे, एम्फीसीमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा, हार्ट, ब्रेन, लीवर। आप जानते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का धुआं वायु कोश कुपिकाओं की दीवारों को तोड़ता चला जाता है, एल्वियोलाई की दीवारों को। लंग में जो एल्वियोलाई है, कुपिका है ना, लंग की यूनिट होती है कुपिकाएं। तो सिगरेट का धुआं कुपिकाओं की दीवारों को तोड़ देगा, कुपिकाएं नष्ट होती चली जाएंगी फेफड़े में। अच्छा, लंग्स में कुपिकाओं की संख्या का घटना मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम प्रवेश करना। इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता रहता है, हांफता रहता है, सीने में दर्द और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो एम्फीसीमा नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लंग्स, और लंग्स में भी क्या प्रभावित होता है? तो एल्वियोलाई यानी कुपिकाएं प्रभावित होती है। 18वें नंबर पे हम लोग चलेंगे। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर? इंसेक्ट जो है वो किसके थ्रू अपना ब्रीदिंग की क्रिया संपन्न करते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा। तो कीटों में जो ब्रीदिंग होता है वो ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा होता है, श्वास नलियों के द्वारा होता है। और ये श्वास नली जो है किसके थ्रू खुलते हैं? स्पैरिकल्स के थ्रू। तो कीटों के शरीर के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर हवा अंदर प्रवेश करती है और ये हवा अंदर जब जाती है तो पतली पतली नलिकाओं में पहुंच जाती है। तो कीटों के शरीर में पतली पतली नलिकाओं का जाल होता है पूरे शरीर में, इसको बोलते हैं ट्रैकिया या ट्रैकियल सिस्टम। और ये शरीर की सतह पर किसके द्वारा खुलती है? स्पाइरिकल्स के द्वारा खुलती है, श्वास रंध्र के द्वारा खुलती है। जैसे हमारे नाक में हवा नथनों से, है ना, नॉस्ट्रिल से प्रवेश कर रही है ना, वैसे ही कीटों की सतह पर, कीटों के शरीर के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्पैरिकल कहते हैं, और ये स्पैरिकल कनेक्टेड होते हैं किससे? ट्रैकिया से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डियक नॉच कहाँ पाया जाता है? ये आपका मैं दे रहा हूं होमवर्क, है ना, और इसको हम सर्कुलेशन वाला जो आएगा ना टॉपिक, उसमें हम लोग हार्ट जब पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप इसका उत्तर दीजिएगा, लीवर में, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, है ना। तो कार्डियक नॉच जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये आपके लिए हमने दिया है एक होमवर्क। बड़ी मजेदार चीज है, जब एक्सप्लेन करूंगा मजा आ जाएगा आपको कि एक्चुअली में कार्डियक नॉच होता क्या है।
नाउ हे फीवर क्या है, पराग ज्वर क्या है, पराग ज्वर क्या है? तो याद कीजिए हमने कहा था कि एलर्जी किसी को भी किसी चीज से हो सकती है, किसी को धूल से, किसी को मिट्टी से, किसी को पराग कणों से एलर्जी है, किसी को दवाओं से एलर्जी है ना। लेकिन जिस आदमी को फूलों के पराग कणों से एलर्जी है, फ्लावर के पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, वो आदमी फूलों के संपर्क में आते ही छींकने लगता है, छींक पर छींक, नाक से पानी, आंख से पानी, जबरदस्त फीवर, और इस फीवर को हम कहते हैं हे फीवर। तो अलर्जिक फीवर ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स, याद कर लीजिएगा, पराग कणों की एलर्जी से होने वाला बुखार हे बुखार कहलाता है या पराग ज्वर कहलाता है। आदमी ऐसे नॉर्मल रहेगा, फूलों के संपर्क में आती छींकने लगेगा, छींक पर छींक, नाक से पानी, आंखों से पानी, फीवर, बेचारा हॉस्पिटलाइज तक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मस्कुलर फेटिग इज कॉज्ड ड्यू टू, मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? अब ऑप्शन को थोड़ा आराम से पढ़ना। हमने कहा कि जब अनाक्सी श्वसन हमारे मसल्स में होता है, व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स, तो क्या क्या बनता है? अगर अनाक्सी श्वसन हमारे मसल्स में होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनती है, याद करना है आपको। और क्यों होती है इसका भी जिक्र किया, लैक्टिक एसिड, और क्या बनता है? 2 ATP। क्या बनता है? 2 ATP। एनर्जी तो निकल रही है, लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये जो बन रही है, ये हमारे मसल्स में जमा होती रहती है, मांसपेशी में जमा होती रहती है, और इसी की वजह से थकावट होती है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, accumulation of pyruvic acid in blood, accumulation of lactic acid in blood, none of these। तो उत्तर क्या हो जाएगा? accumulation of lactic acid in muscles, not blood। ये ब्लड में नहीं, मसल्स में जमा होने के कारण मांसपेशियों में थकावट आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When anaerobic respiration takes place in microorganisms, then end products are, अगर अनाक्सी श्वसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है तो क्या होता है? हमारे मसल्स में होता है तो क्या बनता है? वो तो देख लिया कि व्हेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या था? तो आपने कहा सर अगर हमारे मसल्स में बनता है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड और 2 ATP, यह है अंतिम उत्पाद। लेकिन सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे कि मान लिया कि बैक्टीरिया, ईस्ट इत्यादि में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपने कहा सर उसका एंड प्रोडक्ट होता है आपका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को कैसे लिखते हैं? C2H5OH और CO2 और क्या? 2 ATP, है ना। सो याद रखना आपको कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और 2 ATP। लेकिन अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है तो क्या क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP। सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 से 15, 15 से 18, 18 से 22, 22 से 25। ब्रीदिंग रेट 12 से 15 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार प्रति मिनट, 18 से 22 बार प्रति मिनट, 22 से 25 बार प्रति मिनट। तो हम बात करें कि सामान्य मनुष्य में श्वसन दर जो होगा वो 15 से 18 बार प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस दैट, ब्रीदिंग जिसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ग्लूकोज का जलना और जलकर एनर्जी देना, ये हमारे सेल में होता है, और ब्रीदिंग हमारे लंग्स के एल्वियोलाई के थ्रू होता है। दोनों में बहुत फर्क है, ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। तो ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बॉडी ले रहा है ना। और क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, भोजन के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। हेल्प द बॉडी टू गेट रीड ऑफ CO2, और जो बॉडी में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बाहर आ रहा है। प्रोड्यूसेस वाटर इन द सेल, प्रोड्यूसेस वाटर इन द सेल। अब कह रहा है कि ब्रीदिंग की प्रक्रिया में क्या हो रहा है?
तो यहां पर थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। ब्रीदिंग का मतलब बस इतना होता है, ऑक्सीजन का बॉडी में जाना और CO2 का बाहर निकलना। ऑक्सीजन बॉडी में गया, फेफड़े में गया, फेफड़े से ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी रिलीज किया, वो है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का बॉडी में जाना और CO2 का बॉडी से बाहर निकलना। ठीक है, फूड का जलकर एनर्जी रिलीज करना, ये रेस्पिरेशन हो जाएगा। वाटर रिलीज हो रहा है, रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो सही है हमारा 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो जब तक आपको ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर समझ में नहीं आएगा ना, इस तरह का सवाल तो आपसे बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये ऑक्सीजन जब बॉडी में गया, फेफड़े में, फेफड़े से कहाँ गया ब्लड, ब्लड में कहाँ गया सेल, सेल में कहाँ गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लूकोज से मिला और क्या रिलीज हुआ, CO2, वाटर और एनर्जी। ये है रेस्पिरेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव। उच्छ्वास के दौरान या उच्छ्वसन के दौरान जब हम सांस छोड़ते हैं, याद कीजिए, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियां हमारी क्या हो गई थी, कर्व्ड हो गई थी, और आपके रिब्स जो है वो अंदर एवं नीचे की ओर गति कर रहे थे। सांस छोड़ने के दौरान क्या हो रहा है, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां अंदर और नीचे की ओर गति कर रही हैं, जिसकी वजह से ये आपका डायफ्राम ऐसा हो गया, डोम शेप्ड हो गया। और सांस छोड़ने के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, जिस वजह से क्या होगा कि पसलियां फ्लैट हो जाती हैं। तो यह है सांस छोड़ने के दौरान। जब आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो ये आपका डायफ्राम ऐसे सीधा हो गया था, है ना। क्यों? क्योंकि पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, जिससे डायफ्राम सीधा हो गया। तो बता दीजिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, यानी सांस छोड़ने के दौरान पसलियां अंदर और नीचे की ओर गति करती हैं, डाउन एंड इनवर्ड, नीचे एवं अंदर की ओर गति करती हैं। इस पर हमने करीब करीब 10 मिनट दिए होंगे आपको इसको समझाने के लिए। ठीक है, याद हो गया। चलो, वही रहता कि सांस छोड़ने के दौरान पसलियां अप एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। नाउ, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो किस गैस से सर्वाधिक बंधुता दर्शाता है? सबसे ज्यादा एफिनिटी आपके हीमोग्लोबिन को किससे है? सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा उल्फत, सबसे ज्यादा इनायत किससे है? बताइए हीमोग्लोबिन को। तो यहां पे अभी याद कर लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन से भी ज्यादा मोहब्बत हीमोग्लोबिन को किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। कितनी ज्यादा? ऑक्सीजन से कितनी ज्यादा मोहब्बत? 200 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक अलग ही टॉपिक है, 10 मिनट में हम उसको समझा देंगे यूट्यूब पर लाकर, और फिर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। रेस्पिरेशन से ताल्लुक इसका था तो मैंने इसी में शामिल कर लिया है, अभी याद कर लीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, दोनों के थ्रू होता है, केवल एक के थ्रू होता है। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं, तना पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन जो है वो दिन और रात दोनों में चलता रहता है। ठीक है। नाउ, फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अब कह रहा है कि दोनों ही सही हैं, या ना तो ए सही है ना तो बी सही है। अब आप देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? CO2। और क्या चाहिए? पानी। और क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश।
और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, पर्णहरित चाहिए, और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 चीजें आवश्यक होती हैं। इन चारों में से कोई भी एब्सेंट हुआ तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ओके, तो रात के समय में प्रकाश नहीं है तो रात के समय में जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय संभव है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज जल रहा है और जलकर एनर्जी मिल रही है। देखिए, आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, सांसें कभी रुकती है क्या? नहीं ना, क्योंकि हर समय हमें एनर्जी चाहिए। तो हर समय ग्लूकोज जलेगा और तब एनर्जी देगा, और ग्लूकोज जलने का मतलब है ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा, ग्लूकोज से मिलेगा, तब कंबशन होगा। तो रेस्पिरेशन तो 24 आवर्स चलता रहता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। तो दोनों ही यहाँ पे क्या हो गए? बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग चल लेते हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कुछ कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए। पहला बोलता है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। देखो क्लियर लिख रहा है। रेस्पिरेशन क्या है? कि भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का जाना और CO2 का बाहर निकलना ये कहलाता है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, जो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहा है पौधों में। नाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इंडिविजुअली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट और लीव्स। पौधों में जो रेस्पिरेशन चलता है वो अलग अलग चलता है। पत्तियों में रेस्पिरेशन हो रहा है, तना में हो रहा है, जड़ों में हो रहा है। फिर बोलता है द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो इन प्लांट्स वेयर एज इट इज फास्टर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। बोलता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो इन प्लांट्स। प्लांट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होता है, लेकिन ह्यूमन में फास्ट होता है। ह्यूमन में फास्ट होता है। अब बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो देखो, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। और ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि पौधों में रेस्पिरेशन जो है पत्तियों में, तना में, जड़ों में अलग अलग होता रहता है ना। हर पार्ट में रेस्पिरेशन चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो पौधों में ज्यादा होता है, किसके थ्रू? एनिमल्स के थ्रू। तो सही हो गया हमारा 1 and 2। 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। 1 और 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। अब ये जो है एनिमल टिश्यू का प्लांट है। पौधों में जो खाना बनता है वो किसके थ्रू जाता है? जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, कॉम्पेनियन सेल्स के थ्रू, ट्रैकिड्स के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को हमने बस ऐसे ही शामिल कर लिया। जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो ये सारी बातें पढ़ेंगे कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रिक देता हूँ कि पौधों में जल का परिवहन जो होता है ना, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता है। किससे होता है? जाइलम से होता है। जा से जाइलम, जा से जल। और जो फूड यानी भोजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है ना। जब हम प्लांट टिश्यू पादप तक पढ़ेंगे वहां पे इसका जिक्र होगा। तो जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो पौधों में जो भोजन बनता है वो पूरे पौधों तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम के थ्रू पहुंचता है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू क्या? फ्लोएम। तो जा से जाइलम, जा से जल, जल का परिवहन पौधों में जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होगा। नाउ अर्थवर्म में जो ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू, हेड के थ्रू, लंग्स के थ्रू, या पोर्स ऑन इट्स एंटीरियर एंड, अग्र सिरे पर, इनके बॉडी के अग्र सिरे पर कुछ पोर होते हैं उसके द्वारा होते हैं। याद होगा आपको, हमने जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ाया था तो वहां पे हमने जिक्र किया होगा कि अर्थवर्म में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है बेचारे के पास। कोई भी श्वसन अंग नहीं है किसके पास? अर्थवर्म के पास। अर्थवर्म में श्वसन केवल और केवल त्वचा के द्वारा होता है। प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
इन ईव्स मतलब पक्षी में, बर्ड्स में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, मतलब ब्रीदिंग किसके द्वारा होती है पक्षी में। तो हमने पढ़ा था कि एम्फीबियंस हो गए उभयचर जैसे कि मेंढक, रेप्टाइल्स सांप छिपकलियां मगरमच्छ कछुआ घड़ियाल, बर्ड्स और मैमल्स इन सब में लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा होता है। तो उभयचरों में, सरीसृपों में, पक्षियों में, स्तनधारियों में, मैमल्स जैसे आदमी, कुत्ता, गधा, बैल, बकरी, गाय इत्यादि सब किस में आ गए? मैमल्स में। इन सब में फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। मनुष्य के फेफड़े में वायु कोष्ठों या कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है ना? कुपिकाओं की संख्या होती है 1 बिलियन, 800 बिलियन, 500 मिलियन या 1500 मिलियन। तो लगभग 500 to 600 मिलियंस क्या होती हैं? एल्वियोलाई होती हैं, दोनों लंग्स को मिलाकर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, रटने वाली चीज़ थी, तो इसको रट लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। द गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितना एटीपी का गेन होता है? ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितना एटीपी मिलता है? ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, है ना? एक वहां पे और एक यहाँ पे, दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40 मैंने दिया था एनिमल न्यूट्रिशन, और उसका उत्तर था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन दोनों का उत्तर हम अगले सेशन में दे देंगे। चलिए, और देखकर लग रहा होगा आपको कि कौन है इसका उत्तर। ठीक है, पर कमेंट जरूर करिएगा। नाउ फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, जैसे हमने कहा कि व्हेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो क्या बन रहा है? इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है जिसकी वजह से अल्कोहल बन रहा है, इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, है ना? जैसे ये देखिए, शुगर मतलब शर्करा, यानी कि आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज पर हम ईस्ट अप्लाई कर देते हैं। ईस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल। CO2 और 2 ATP बनेगा। सो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज व्हाट? फर्मेंटेशन। शर्करा का ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है किण्वन। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, और इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना? यहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा ऑप्शन में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अनाक्सी श्वसन है, अनाक्सी श्वसन है। ठीक है, अनाक्सी श्वसन है। ठीक है, या फिर आप उसे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो अगर यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, ऑक्सीश्वसन लिखा हुआ है, तो रहने दीजिए, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उत्तर यहां पे हमारा हो गया बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्रेब्स साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है? क्रेब्स चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? TCA साइकिल, या सीट्रिक एसिड साइकिल, या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते थे, तो उसी तरह से क्रेब चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? प्लीज रिमेंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने यहां पे इंक्लूड किया है।
क्रेब चक्र को हम लोग टीसीए चक्र या सीट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ये सब नाम से जाना जाता है। तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन हमने होमवर्क नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा आपको टफ लग जाता। तो क्रेब साइकिल को हम टीसीए चक्र, सीट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहते हैं। तो सारे नाम इसी के हैं, किसके? क्रेब चक्र के ही हैं। प्लीज रिमेंबर, बहुत अच्छी बात। आगे आते हैं। एटीपी की डिस्कवरी किसने करी थी? एटीपी की डिस्कवरी ब्लैकमैन साहब ने करी थी, बॉमेन साहब ने करी थी, लिपमैन साहब ने करी थी, कार्ल लोहमैन साहब ने करी थी। ये भी प्योर रटने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो एटीपी की खोज किसने करी थी? कार्ल लोहमैन साहब ने करी थी। लेकिन लिपमैन साहब ने ये बताया था, लिपमैन साहब ने ये बोला कि भाई इट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तुरंत ऊर्जा देता है। जब भी आपकी बॉडी को ऊर्जा की जरूरत होती है ये ऊर्जा देता है। तो एनर्जी करेंसी के बारे में इसने बताया था। तो खोज की अगर बात होती है कि एटीपी की खोज किसने की, तो लोहमैन साहब ने करी। लेकिन ऐसा किसने कहा था कि एटीपी जो है वो एनर्जी का सोर्स है, इमीडिएट सोर्स है, तो वो है लिपमैन साहब। ठीक है, चलिए आते हैं 39 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन? ह्यूमन में जो ऑक्सीशोषण हो रहा है या वायवीय शोषण हो रहा है उसमें क्या सही है? तो ऑक्सीशोषण में क्या होता है? ग्लूकोज वाटर से रिएक्शन करता है और CO2 और वाटर देता है, या ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देता है, या ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ग्लूकोज जो है वो टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या देता है? CO2 वाटर और एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट ऑप्शन। नाउ अंतिम सवाल सेशन का आ चुका है, देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पिरेशन अगर्स विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन? देखो, किस एनिमल में रेस्पिरेशन बिना किसी श्वसन अंग के हो जाता है? यानी श्वसन के लिए कोई मतलब स्पेशल ऑर्गन नहीं है। जैसे हम लोगों में क्या है? फेफड़ा है। हम लोगों में क्या है? फेफड़ा है। किसी में बुक लंग है, किसी में ट्रैकिया है, किसी में गलफड़ा है। लेकिन एक ऐसा जंतु बताइए जिसका कोई खास श्वसन अंग नहीं है। वो है ऑप्शन फ्रॉग, फिश, कॉकरोच, अर्थवर्म। तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि अर्थवर्म के पास, बेचारे के पास कोई श्वसन अंग नहीं है। यहाँ पे श्वसन बेचारे के स्किन से होता रहता है, त्वचा से होता रहता है। ओके, तो ये था MCQs और प्रैक्टिस सेशन हमारा किसका? रेस्पिरेशन वाले टॉपिक का। तो आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक और इंस्टा पे ज़ुबैर एहसानी के नाम से हूँ। आप हमें अपने पर्सनल मैसेजेस, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप फेसबुक इंस्टा पे कर सकते हैं। और इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, है ना। टेलीग्राम का नाम है साइंस का सुरूर। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगले प्रैक्टिस सेशन में मुलाकात होगी। अगला प्रैक्टिस सेशन हमारा होगा सर्कुलेशन का, जिसमें हम हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।